India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंड अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की खबर के साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है। बता दें आपको कि नागपुर निगम को फटकार ये लगाई गई है। बताया भी जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को शहर में हाल ही में हुए सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों को घरों को गिराने के लिए उसके बेहद कठोर रवैये के लिए फटकार लगाई है। जस्टिस नितिन सांभरे और जस्टिस वैशाली जोशी की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी फहीम खान की मां जहरूनिसा शमीम खान की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। बताया भी जा रहा है कि जिन्होंने खंडपीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि 21 मार्च को उन्हें नागपुर के यशोधरा नगर इलाके में संजय बाग कॉलोनी में स्थित उनके 2 मंजिला घर को गिराने के लिए एनएमसी से नोटिस मिला था। पीठ ने उल्लेख किया कि खान द्वारा उक्त नोटिस को चुनौती देने और सोमवार सुबह को इसके समक्ष उल्लेख करने के बावजूद अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को पूरे इलाके में भारी सुरक्षा और ड्रोन निगरानी के बीच घर को गिरा दिया। वास्तव में पीठ ने अधिकारियों से उनके आचरण के बारे में सवाल किए और यहां तक कि उनकी मनमानी के लिए उन्हें फटकार भी लगाई। अधिकारियों की खिंचाई करने के अलावा पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि ये कार्रवाई संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देशों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घोर उल्लंघन है, जिसमें जस्टिस भूषण गवई की अगुवाई वाली पीठ ने माना था कि कार्यकारी केवल इस आधार पर व्यक्तियों के घरों संपत्तियों को ध्वस्त नहीं कर सकता कि वे किसी अपराध में आरोपी या दोषी हैं। पीठ ने नोट किया है कि एक अन्य आरोपी अब्दुल हाफिज को भी इस तरह का नोटिस मिला था और उसके घर को भी अधिकारियों ने आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था। इसीलिए इसने विध्वंस नोटिस के संचालन पर रोक लगा दी। पीठ ने आदेश दिया कि ऐसा होने पर याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए 21 मार्च 2025 के नोटिस के अनुसार पूरी कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। इस बीच एनएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट जामिनी कासट ने जजों को बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई है। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि वह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। इन घरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ही तोड़ दिया था। कोर्ट ने ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि घरों को नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़ दिया गया था। मालिकों को अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वह पीड़ितों को अपने खर्च पर घर बनाने की अनुमति देगा, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वह समय पर अपील करेंगे और जमीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। कोर्ट ने मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया ताकि याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल कर सकें।
और बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, आइए समझते हैं वेब रिपोर्टर्स के जरिए। बुलडोजर जस्टिस क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए अक्सर आरोपियों की संपत्ति तोड़ दी जाती है। ऐसे मनमर्जी के कार्यों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नियम जारी किए हैं जो तोड़फोड़ को संविधान के सिद्धांतों के अनुसार बनाते हैं। आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों को तोड़फोड़ से कम 15 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें तोड़ने वाले ढांचे और कारणों का उल्लेख होगा। प्रभावित व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि ये फैसला को चुनौती दी जा सके। स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य होगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट ने अनिवार्य दस्तावेज कारण भी अनुशासित किए हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और वरिष्ठ रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम आदेश के 15 दिन बाद ही तोड़फोड़ की जा सकती है ताकि अपील करने का अवसर मिले। सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट में आवास का अधिकार मजबूती से बनाए रखा, जिसमें कहा गया कि निर्दोष लोगों को प्रभावित करने वाली तोड़फोड़ आर्टिकल 21 के तहत जीवन में मर्यादा के अधिकार का उल्लंघन करती है। ये मापदंड न्याय, उत्तरदायित्व को और कानून की प्रभुता को बनाए रखने का लिए तैयार किए गए हैं, जो सरकारी दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों को अधिकारियों की रक्षा करने में सहायक हो। और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकीलों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है। बता दें आपको कि वकीलों द्वारा उन मामलों में पेश न होने के लिए पंजाब सरकार को आड़े हाथों भी लिया है, जिसमें नोटिस दिया जा चुका है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को नियमित जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की और 4 मार्च को कोर्ट ने मजीठिया को ड्रग मामले में पूछताछ के लिए 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पेश होने का अंतरिम आदेश पारित किया था। जस्टिस कुमार ने ये जवाब दिया है, पंजाब राज्य का मतलब है अनुपस्थित। केवल आपराधिक मामलों में ही नहीं, सिविल मामलों में भी कोई पेश नहीं हो रहा है। अगर एक मामले में ऐसा हुआ है, लेकिन अगर हर अगले मामले में नहीं। सिंह ने जवाब दिया कि ये पहली बार था जब उन्हें इस बारे में सूचित किया गया और वे ध्यान रखेंगे कि ऐसा फिर कभी ना हो। मजीठिया के मामले के बारे में न्यायालय ने जवाब दिया कि चूंकि ये जांच में सहयोग कर रहे हैं, वे इसलिए 2 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेंगे। मजीठिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने कहा है कि मजीठिया ने राज्य पुलिस द्वारा उन्हें दिए गए 150 लिखित प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने इस मामले में पुलिस द्वारा प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर चिंता जताई है। एजी गुरविंदर सिंह ने कहा है कि जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और कहा है कि हलफनामा दायर किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थाओं में आत्महत्या की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया है। बता दें आपको कि कोर्ट ने यह भी माना है कि कैंपस में आत्महत्या जैसी किसी दुर्भावनापूर्ण घटना की स्थिति में उचित अधिकारियों के पास तुरंत एफआईआर दर्ज कराना संस्थान का स्पष्ट कर्तव्य बन जाता है। कोर्ट ने जातिगत भेदभाव, रैंकिंग और छात्रों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले शैक्षणिक दबावों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। इसने याद दिलाया कि विश्वविद्यालय केवल सीखने के केंद्र नहीं, बल्कि अपने छात्रों के कल्याण और समग्र विकास के लिए जिम्मेदार संस्थान है। कोर्ट ने कहा है कि हर संस्थान में संवेदनशीलता और सक्रिय हस्तक्षेप की संस्कृति होनी चाहिए ताकि हर छात्र बिना किसी डर या भेदभाव के अपनी आशंकाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित, समर्थित और सशक्त महसूस करे। टास्क फोर्स की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट करेंगे और इसमें 9 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का निर्णय जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों के माता पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए
लिया है, जिन्होंने कथित तौर पर जाति आधारित भेदभाव और शैक्षणिक दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। अगली खबर टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद बारामूला के सांसद राशिद द्वारा मौजूद संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सुझाव दिया है कि वे लोकसभा में महासचिव से अनुरोध कर सकते हैं और वह राशिद के साथ एक पुलिसकर्मी को उपस्थित रहने की अनुमति दे सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राशिद ने चुनाव लड़ा और जीतकर शपथ के लिए संसद गया। इसके बाद वह संसद सत्र में भी शामिल हो चुका है और अब वह दोबारा संसद सत्र में शामिल होना चाहता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 10 साल तक सांसद रहा और 10 साल वह जेल रहा तो उसके अधिकारों का क्या होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि क्या संसद सदस्य के भागने का खतरा है, हम उसे सेलफोन का उपयोग करने से रोक सकते हैं। संसद में हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। संसद में जो भी कुछ होता है उसका ध्यान अध्यक्ष और सभापति रखेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप चाहते हैं कि हम उस तथ्य को नजरअंदाज कर दें कि वह निर्वाचित सांसद है और ऐसे में राशिद लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद में होगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और स्थिति को कमतर न आके एनआईए ने राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि संसद सत्र में शामिल होना संवैधानिक अधिकार नहीं। वहीं उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अगर वह संसद में कुछ करते हैं या कहते हैं तो क्या होगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राशिद अगर कोई राजनीतिक बयान देते हैं तो उससे समस्या होगी। इस तरह के अपराधियों के साथ अलग तरह से पेश आना चाहिए। बता दें आपको कि राशिद पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। राशिद इंजीनियर के वकील ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दिया था। एनआईए ने अपने जवाब में जो आपत्ति उठाई, अभी वही आपत्ति पहले भी उठा चुकी है। अभी मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 2017 के उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य को दी गई सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला मामलों से जुड़ी हुई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले को मंजूरी न देने का भी आग्रह किया है। बार निकाय द्वारा 24 मार्च को पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। हम माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के किसी भी भावी प्रयास का कड़ा विरोध करेंगे। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आज अपनी बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की मांग को नजरअंदाज करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश पारित कर दिया है। इसके खिलाफ हमने सर्वसम्मति से अगली सूचना तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन ने यह भी घोषणा की है कि न्यायिक कार्य स्थगित होने के कारण फोटो एफिडेविट सेंटर मार्च 26 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगा और कोई नया मामला दायर नहीं किया जा सकेगा। एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी कि यदि कोई शपथ आयुक्त या सरकारी अधिवक्ता अपना काम जारी रखते हैं तो वह उनके खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया था।
और अगली खबर केरल से जुड़ी हुई, बता दें आपको कि केरल में उच्च न्यायालय ने हाल ही में CSI दक्षिण केरल डायोसीस बिशप धर्मराज रसालम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर सोमरवेल मेमोरियल CSI मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए कथित अनियमितताओं के संबंध में उनके खिलाफ धन शोधन के मामले को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति VG अरुण ने 95,25,000 रुपए से जुड़े हुए मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने के रसालम के अनुरोध को खारिज कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय के इस दावे को बरकरार रखा कि आरोपों की जांच की जरूरत है। बिशप धर्मराज रसालम इस मामले में दूसरे आरोपी है जो इन आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है कि डॉक्टर सोमरवेल मेमोरियल CSI मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने बिशप के निर्देशन में MBBS और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के बहाने 2019 में इच्छुक मेडिकल कॉलेज मेडिकल छात्रों के माता पिता से बड़ी रकम एकत्र की, लेकिन इन वादों को पूरा करने में विफल रहे। इन आरोपों के आधार पर राज्य अपराध शाखा ने जांच शुरू की और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नितिन कारा के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतें झूठी और दुर्भावनापूर्ण थी, जिनका उद्देश्य कॉलेज अधिकारियों पर धन वापसी के अंदर तेजी लाने के लिए दबाव डालना था। और आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता को किसी भी आपराधिक कृत्य में शामिल करने का कोई सबूत नहीं था। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने अपराध शाखा की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसके बाद ED ने जांच को अपने हाथ में ले लिया और बाद में एर्नाकुलम में विशेष PMLA कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें बिशप को दूसरे आरोपी के रूप में आरोपित किया गया। इसे व्यथित होकर बिशप रसालम ने उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि ED की कार्रवाई मनमानी और अवैध थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य अपराध शाखा ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया था, इसीलिए ED के लिए PMLA के तहत कार्रवाई जारी रखने का कोई आधार नहीं था। इसके अतिरिक्त चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र और 420 धोखाधड़ी के तहत उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों को हटा दिया गया था, इसीलिए PMLA मामला आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे कि ED को PMLA के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अमित बनाम भारत संघ का ये पूरा मामला है। बता दें कि IIT दिल्ली में 2 छात्र, जी हाँ, 2 दलित छात्रों की आत्महत्या के लगभग 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। जुलाई 2023 में आयुष आशना नामक बीटेक छात्र अपने छात्रावास में कैमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। 1 सितंबर 2023 को बीटेक छात्र और यूपी के बांदा जिले के निवासी अनिल कुमार संस्थान में अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए थे। उन्होंने 2019 में IIT में प्रवेश किया था और इन छात्रों के माता पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर आत्महत्याएं IIT संकाय और कर्मचारी द्वारा जातिगत भेदभाव का परिणाम थी। हालांकि इन दोनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी और भले ही माता पिता ने इसके लिए दबाव डाला था। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भले ही पुलिस का मानना ये था कि अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ऐसा वह केवल FIR दर्ज करने और उनके अनुसार जांच करने के बाद ही कह सकती थी। पुलिस सिर्फ इसीलिए शॉर्टकट नहीं अपना सकती थी क्योंकि IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास में कुछ हुआ था। ऐसा लगता है कि पुलिस बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि दोनों लड़के किसी तरह के अवसाद में थे क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी। पुलिस का ऐसा निष्कर्ष सही भी हो सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो पुलिस अधिकारी मामला दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। फैसले में कहा गया है कि अगर उन्हें प्राप्त सूचना में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो FIR दर्ज न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने
आगे रेखांकित किया है कि छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को बनाए रखने की जिम्मेदारी हर शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन पर भारी पड़ती है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ITAT से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि ये मामला वित्तीय वर्ष 2004 से 5, 2006 से 7 और 2007 से 8 के लिए कई कर विवादों से संबंधित था। मुख्य मुद्दों में डिमर्ज्ड संपत्तियों पर अवमूल्यन, VRS व्यय का उपचार, पूंजी बनाम राजस्व सॉफ्टवेयर व्यय शामिल थे। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या ITAT ने कई मुद्दों पर नोवार्टिस के पक्ष में फैसला सुनाया, अवमूल्यन की अनुमति दी है, सॉफ्टवेयर लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना और धारा 14A की अस्वीकृतियों को छूट प्राप्त आय के 2% तक सीमित कर दिया। हालांकि इसने पंजीकरण से पहले आंशिक विचार विमर्श के बिना धारा 50C के अनुप्रयोग को बरकरार रखा है। केस पर पूरी जानकारी देंगे मुंबई से इंडिया लीगल के रिसर्चर आयुष पांडे। आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी है आपके पास? ITAT मुंबई 2025 का है, जिसमें कंपनी के टैक्स असेसमेंट से जुड़े कई मुद्दों पर फैसले दिए गया। नोवार्टिस इंडिया LTD ने असेसमेंट ईयर 2004, 5, 6, 7 और 7, 8 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिसीजंस को चैलेंज किया था। केस में कई महत्वपूर्ण विवादों पर डिस्कशन हुआ, जैसे कि डेप्रिसिएशन क्लेम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एक्सपेंसेस, सॉफ्टवेयर एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, सेक्शन 1487 और सेक्शन 50C के तहत कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन। सबसे बड़ा मुद्दा डेप्रिसिएशन का था, जिसमें कंपनी ने अपना कुछ एसेट्स टीबा स्पेशलिटी केमिकल्स LTD को ट्रांसफर किया थे, पर फिर भी उन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया। AO ने इसे डिसअलाउ किया, लेकिन ITAT ने पहले के जजमेंट्स को देखते हुए कंपनी के फेवर में फैसला दिया। एक और बड़ा इशू VRS एक्सपेंसेस था, जिसमें AO ने कहा कि सेक्शन 35 DDA के तहत इस खर्चे को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, पर ITAT ने माना कि क्योंकि ये स्कीम 2001 से पहले लागू हुई थी, इसलिए पूरा खर्चा 1 साल में डिडक्टेबल होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में सेक्शन 50C और लेख को लेकर विवाद था, जिसमें AO ने स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू के बेसिस पर टैक्स लगाया, लेकिन ITAT ने कहा कि अगर एग्रीमेंट की डेट पर पार्ट पेमेंट हो चुका था तो वही स्टैम्प वैल्यू अप्लाई होगी, ना कि रजिस्ट्रेशन की डेट पर जो वैल्यू थी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सेक्शन 14A का था, जिसमें AO ने रूल 8D का उपयोग करके डिविडेंड इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए। ITAT ने ये क्लैरिफाई किया कि रूल 8D सिर्फ अकाउंटिंग ईयर 2008-9 के बाद लागू होता है, इसलिए सिर्फ 2% डिसअलाउंस रखा गया। सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस पर भी एक बड़ा सवाल उठा था, जिसमें AO ने इस कैपिटल एक्सपेंसेस माना और सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया, लेकिन ITAT ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक जल्दी आउटडेटेड होने वाली चीज है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा और पूरा डिडक्शन मिलेगा। यह केस कॉर्पोरेट टैक्सेशन के कई मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट सेट करता है, खासकर सेक्शन 50C के तहत स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के एप्लीकेशन, सेक्शन 14A में रूल 8D की एप्लीकेबिलिटी और कॉर्पोरेट एक्सपेंस का सही टैक्स ट्रीटमेंट। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.